नमस्कार। कैसे हैं? एक निबंध क्या होता है और निबंध को क्यों सिलेबस में रखा गया? निबंध हर एग्जाम में क्यों आपसे लिखाया जाता है? कोई भी मुख्य परीक्षा आप देने जाएंगे, इसका प्रश्न पत्र क्यों आपको मिलता है? एक अच्छा निबंध कैसे लिखें? निबंध की शुरुआत कैसे करें? क्या सोचना है निबंध में? कैसे लिखना है? शुरुआत में क्या लिखना है, मध्य में, मुख्य भाग में क्या लिखना है और निष्कर्ष में क्या लिखना है, ये सारी बातें इस क्लास के माध्यम से मैं आपसे करने जा रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि निबंध होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि निबंध क्या होता है, यहां पे हम निबंध का साहित्य नहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे निबंध के बारे में? आप अपनी परिभाषा जरूर लिखिएगा। मैं तो कहूंगा कि जो निबंध होता है वो विचारों, उद्धरणों, कथाओं, किस्सों, कुछ घटनाओं, इन सब का ये मिश्रण होता है। इन सब को अगर मिश्रित कर दिया जाए तो आपका निबंध तैयार हो जाएगा। और जो भी निबंध आप लिखेंगे उसमें इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं से आप लिखेंगे। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो इसमें आप आंकड़े भी देते हैं, तथ्यों का समावेशन भी आप करते हैं। करते हैं या नहीं करते? बहुत सारे लोग निबंध जब लिखते हैं तो उसमें कुछ और नए प्रकार के प्रयोग कर देते हैं, मैप वगैरह भी बना देते हैं, लेकिन सामान्यतः निबंध में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग लिखते हैं। तो अगर इनका ये मिश्रण है तो अब प्रश्न आता है कि कैसे लिखा जाए। कैसे लिखें? ये कहां से विचार लाएं, कहां से उदाहरण लाएं, कथाएं कहां से लाएं, घटनाएं कहां से लाएं, कैसे शुरू करें, कैसे इसको शुरू करें? तो शुरुआत आप जब भी करते हैं तो निबंध के कुछ अंग होते हैं जिनको आप कहते हैं कि एक उसका प्रारूप होता है, एक उसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आप निबंध का स्ट्रक्चर बनाएं। आप कितने भी माहिर हैं निबंध लिखने में तब भी आप स्ट्रक्चर बनाएं, और अगर आप नए नए हैं तब भी आप स्ट्रक्चर बनाएं, और उस स्ट्रक्चर को 3 भागों में विभक्त करें। प्रथम भाग उसका आप करें प्रस्तावना, द्वितीय भाग आप उसका करें जिसको मुख्य भाग कहते हैं, इसको आप कहिए प्रतिपादन, और तृतीय भाग आप करें उपसंहार, जिसको आप कहते हैं निष्कर्ष। इन 3 भागों में इसको विभक्त करें। अब बात आती है कि प्रस्तावना हमने यहां लिख तो दिया, तो प्रस्तावना में लिखें क्या? प्रस्तावना एक मुखौटा है जो विषय से परिचय कराता है।
आपके निबंध का ये मुखौटा है। आप जो लिखने जा रहे हैं उसका परिचय आप प्रस्तावना के अंतर्गत देते हैं। और जब किसी का परिचय आप कराते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि परिचय बड़ा आकर्षक होना चाहिए, बड़ा प्रभावपूर्ण होना चाहिए, बड़ा सारगर्भित होना चाहिए। तो इसकी विशेषता होती ये है कि ये बहुत सारगर्भित होना चाहिए। इसकी विशेषता ये होती है, ये आकर्षक होना चाहिए। और इसकी विशेषता ये होती है, ये बड़ा प्रभावपूर्ण होना चाहिए। और ये जो परिचय है, ये इसकी एक सबसे बहुत बड़ी विशेषता होती है कि ये संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। ठीक उस तरीके से जैसे आपसे किसी से मुलाकात कराई गई और मुलाकात करा के उसके बारे में बताया गया, तो स्टार्ट किया गया और उसके बारे में बताते 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 5-10 मिनट बिता दिया गया, तो आप उसमें नीरसता का अनुभव करेंगे, बिल्कुल बोझिल अनुभव करेंगे, आप बोर हो जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या बकवास चल रहा है, हमसे क्या मतलब है भाई, नाम बताओ, क्या करते हो ये बता दो, कहाँ से आए हो ज़्यादातर ये बता दो, उसके आगे क्या मतलब है भाई, छोड़ो इसको, कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारी ज़रूरत होगी तो हम अपने हिसाब से चीज़ों को पूछ लेंगे उससे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। लेकिन जब मुख्य भाग में आप आए तो मुख्य भाग की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यहाँ पर एक एक बात जो आपने इस विषय में लिखनी चाहिए है उसको सबसे पहले क्रम में सजा लें। क्रम में क्या कर लें, संयोजन कर लें। जब आप स्ट्रक्चर बनाएं तो क्रम में उसको संयोजन कर लें, उसका विभाजन कर लें, उसको विभाजित करके क्रम में बिठा लें। और इतना बढ़िया ये संयोजन करें कि श्रृंखलाबद्ध तौर पर बिल्कुल लगे कि हाँ, एक के बाद एक घटनाएं घटित हो रही हैं, आप लिख रहे हैं श्रृंखलाबद्ध तौर पर, तर्कपूर्ण ढंग से तर्क देते हुए जो बात करें उसका अगर कारण बता रहे हैं तभी वो बात पूर्ण हो रही है। जैसे आपने कहा जनसंख्या के बारे में आप लिख रहे हैं और आपने कहा कि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या है, तो वहीं पर आपको दिखा देना है कि समस्या कैसे है। आप पर्यावरण पर लिख रहे हैं और आपने कहा कि औद्योगिकीकरण एक समस्या है पर्यावरणीय दृष्टि से, तो आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि औद्योगिकीकरण विकास के लिए आवश्यक भी है। तो आप समस्या बता रहे हैं तो तर्कपूर्ण ढंग से वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आप लिखें वो थोड़ा सा रोचक होना चाहिए। और ये जो रोचकता आप बनाए रखेंगे, इस रोचकता से मिलेगा क्या, जो पाठक होगा, ये पाठक इसको पूरा पढ़ेगा। और पाठक जब पूरा पढ़ेगा और इसको पसंद आ गया अगर, तो पसंद आएगा तभी वो नंबर आपको देगा, तभी आपको मार्क्स देगा। और इस रोचकता को बनाए रखने के लिए ही जरूरत पड़ती है उदाहरणों की। इसी को बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ती है प्रसंगों की। आपको कुछ प्रसंग लिखने पड़ेंगे, कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे, क्योंकि व्यक्ति तभी समझ पाता है ना जब आप उसको समझाते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं। इकोनॉमी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और वो सिद्धांत बता देते हैं, राष्ट्रीय आय क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है ना, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे चलाती है, वो समझा के चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और एक ऐसे टीचर कोई जो उसको आपकी लाइफ से रिलेट करके पढ़ाते हैं तो आपको सब समझ में आ जाता है। और वो बताते हैं कि जैसे आपके घर की इकोनॉमी है ऐसे देश की इकोनॉमी है, देश बड़ा है, आपका परिवार छोटा है, बस उसी को अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको यहां पर उदाहरण देने पड़ेंगे, प्रसंग देने पड़ेंगे, यहीं पर आपको युक्तियां देनी पड़ेंगी, यहीं पर आपको कविताएं लिखनी पड़ेंगी, यहीं पर आपको सपोर्ट में किसी के
उदाहरण, किसी के वाक्य को आपको लिखना पड़ेगा कि किसी ने ऐसा कहा है, तो उन विचारों को आपको लिखना पड़ेगा, विचार यहीं पर प्रकट करने पड़ेंगे। और ये सारी चीज़ें आपकी बातों को सपोर्ट करेंगी कि जो बातें आप कह रहे हैं वो आप ही नहीं कह रहे हैं, गांधी जी ने भी ऐसा कहा था, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कह गए थे, ऐसा अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी कह रहे हैं, ऐसा रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा था, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था, ऐसा प्रेमचंद ने कहा था अपने एक उपन्यास में, है ना, ऐसा आरबीआई की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है, ऐसा नीति आयोग ने कहा है। तो जब ऐसे उदाहरण उद्धरण दे देते हैं, आप कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दे देते हैं, आंकड़ों की जरूरत यहीं पड़ती है, कुछ आप तथ्य दे देते हैं, है ना, कुछ रिपोर्ट्स आप यहाँ पर लिख देते हैं, तो उससे आपको सपोर्ट मिल जाता है। मान लीजिए कि आप आर्थिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं और आपने कह दिया कि वर्ल्ड बैंक ने एक ऐसी रिपोर्ट दी है, या नीति आयोग की ये रिपोर्ट है, ये आंकड़े उसके हैं जो नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं, तो आप अपनी बात को मजबूत कर दे रहे हैं। आप अपनी बात को जब रख रहे हैं तो पीछे से एक सपोर्ट दे रहे हैं, तो उस बात को कोई काट नहीं पाएगा। और जब आप अंत में, यहाँ से आपने विषय से परिचय से शुरुआत की, फिर पूरे मटेरियल का क्रमबद्ध संयोजन करके, एक एक बात करके और बड़े रोचक तरीके से इसको उदाहरण देते हुए, तथ्यों को देते हुए पूरा पढ़ने पे उसको मजबूर कर दिया। और जैसे उपसंहार पर आप पहुँचे, तो उपसंहार पर पहुँचने पे ये चीज़ें अब और एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच गई। यहाँ पहुँचने के बाद में तो एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें पहुँच जाती हैं। इसको मैं कहता हूँ कि ये अपेक्स लेवल होता है, ये चरम अवस्था होती है। यह क्या होती है? ये चरम अवस्था होती है। यहाँ पर जो भी आपने लिखा है, जो यहाँ पर प्रतिपादन किया है, मुख्य भाग में जो चीज़ें आपने लिखी हैं, उनका सार यहाँ पर लिखा होना चाहिए। यहाँ पर उसका सार लिखते हैं और यहाँ पर अंत में आप एक प्रभाव छोड़ते हैं, एक प्रभाव छोड़ते हैं कि इस टॉपिक पर आपने इतनी गहन अध्ययन, इतने गहन विचार के बाद ये बातें लिखी हैं, तो वो प्रभाव क्या है। और ये प्रभाव, सबसे बड़ी बात है कि ये सकारात्मक होना चाहिए। यहाँ पे नकारात्मकता की झलक नहीं होनी चाहिए। ये बात क्या होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए। तो जब कोई भी निबंध आप लिखेंगे तो इस निबंध को लिखने में ये सारी चीजें आप करेंगे। सब लोग जानते हैं, ऐसे ही किया जाता है। लेकिन गलतियां क्या होती हैं? कुछ सावधानियां हैं जिनको बरतना चाहिए। कुछ नोट आप लिख लीजिए जिनको ध्यान में अगर आप रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। एक नोट लगा लीजिए यहाँ पे। अगर आपने इसको ध्यान में रखा तो आप निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स पाएंगे। कुछ लोग जब निबंध लिखना शुरू करते हैं तो शुरुआत में ही किसी की पंक्ति से शुरू करते हैं। अच्छी बात है, शुरुआत का एक ये तरीका होता है। कोई श्लोक लिखता है, कोई गीत लिखता है, कोई उद्धरण कोई दे देता है। मेरा मानना है कि बिल्कुल शुरुआत में आप ऐसा ना करें। बिल्कुल शुरुआत में आप अगर ऐसा करेंगे तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। महज 2 पंक्तियां अपनी लिख दीजिए और उसके बाद में अगर लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि अगर आपने ऐसा कर दिया है तो उसमें काटने की ज़रूरत उसको नहीं है, या ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही ये ज़्यादा फिट हो रहा है, ये ऐसे ही ज़्यादा ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है कि शुरुआत अपने शब्दों से करें, अपने वाक्य से करें, और अपने वाक्य से शुरुआत करने के उपरांत अब आप गीत, श्लोक, वाक्य, किसी का मतलब आप कह सकते हैं कोई कोट है ना, कोई उद्धरण है, कुछ भी आप इसके बाद में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है ना।
आप इन चीजों, सारी चीजों को कहां लिखें? बीच में लिखें। सपोर्ट ही तो देना है। सपोर्ट किसका? जब आप कोई बात करेंगे उसका सपोर्ट करेंगे ना। अभी आपने बात की ही नहीं है, आप शुरुआत से ही दूसरों के भरोसे चल रहे हैं। तरीका वो भी होता है, लेकिन ये ज्यादा सही है। ठीक है, कोशिश करिए, अधिकतम अधिकतम प्रयास आपका होना चाहिए कि आप उद्धरण, अधिकतम उद्धरण, अधिकतम लोकोक्तियों का प्रयोग कीजिए, अधिकतम मुहावरों का प्रयोग कीजिए, अधिकतम आप कह सकते हैं सजावटी भाषा का प्रयोग करिए। आप स्तरीय भाषा का प्रयोग करिए, स्तरीय लच्छेदार भाषा का प्रयोग करिए। लच्छेदार भाषा का मतलब ये नहीं है कि स्तर विहीन हो जाए, ये प्रयोग करिए। लोग कहते हैं कि निबंध में हेडिंग डालनी है कि नहीं डालनी है, लोग कहते हैं कि नंबरिंग करनी है कि नहीं करनी है। मैं कहता हूं कि निबंध में आपको हेडिंग का प्रयोग नहीं करना है। हेडिंग का प्रयोग ना करें, है ना। हेडिंग का प्रयोग ना करें तो कैसे लिखें? पैराग्राफ में लिखें। और पैराग्राफ भी बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफों में इसको लिखें। एक पैराग्राफ कितने? 60 से 70 शब्दों का पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, और ये पैरा जब आप चेंज करें तो इस पैराग्राफ में एक बात से या कारण से दूसरे कारण में शिफ्ट कर रहे हैं तब करें। दूसरे में परिवर्तन जब आप कर रहे हैं तब आप शिफ्ट करें, यानी कि एक बात को एक पैराग्राफ में पूर्ण करने की कोशिश करें। बात समझ में आई? 60-70 शब्दों का एक पैराग्राफ हो। ठीक है, जब आप कंक्लूड कर रहे हैं तो वहां पे कंक्लूजन एक ही पैराग्राफ में लिखें। अंतिम पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ 100 शब्दों का भी हो सकता है, 100 शब्दों का भी हो सकता है, 100 से ऊपर भी हो सकता है, 100 प्लस का भी ये अंतिम पैराग्राफ हो सकता है, 125 का हो सकता है, 140 का हो सकता है, 120 का हो सकता है। ठीक है, और मैंने फिर से कहा कि अंतिम पैराग्राफ जो है ये सुझाव वाला होना चाहिए, सुझावात्मक होना चाहिए, ये सकारात्मक होना चाहिए। अंतिम पैराग्राफ इस तरीके का होना चाहिए। इस पैराग्राफ में कहीं पर भी नकारात्मकता नहीं झलकनी चाहिए। ऐसे शुरुआत करिए। कोई भी विषय उठाइए, उस पर सोचना चालू करिए। विषय का जब चयन करिए, उस विषय को सबसे पहले समझिए कि आपकी उसमें कितनी रुचि है। इंटरेस्टिंग टॉपिक चुनिए। इसीलिए निबंध में लगभग ऑप्शन भी दिया जाता है। विषय का चुनाव सबसे पहला यही मुद्दा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? विषय का चुनाव। और विषय जो होना चाहिए वो रुचिकर होना चाहिए। विषय जो होना चाहिए जिस पर आपके पास सामग्री हो, सामग्री हो आपके पास, विषय वो रुचिकर हो, जिस पर आप विचार व्यक्त कर सकें, जिस पर आपकी समझ हो।
समझ हो वैसे विषय का चुनाव करें, और जैसे विषय का चुनाव कर लें तुरंत दूसरे नंबर पर आप स्ट्रक्चर बनाएं, आप रूपरेखा तैयार करें, आउटलाइन उसका बना लें, आउटलाइन प्रिपेयर कर लें, उसको इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन जैसा कि मैंने बताया उसमें बांट लें। और जैसे ही रूपरेखा आपकी बन गई तो तीसरी बात यही है कि गहराई से सोचें, उसको गहराई से सोचें। ये क्रम है, डीप थिंकिंग करें उस पर। और जब आप सोच लें, बहुत हल्के से नहीं, उस पर आप रिसर्च करें, उस पर डीप थिंकिंग करें, जानकारी इकट्ठा करें, सारे तथ्यों को सोच लें, आंकड़ों को सोच लें, उदाहरणों को सोच लें, जिससे कि बड़ी मजबूती के साथ आप अपनी बातों को रख सकें। लोग कहते हैं कि अब लिखने की बारी आई है तो कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि कोई कठिन लैंग्वेज नहीं, सरल व संक्षिप्त लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप कोई बात आधे लाइन में कह सकते हैं, एक लाइन में कह सकते हैं, तो उसके लिए 1.5-2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए। क्लियर एंड कंसाइज, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए। किसी भी तरीके का कोई फालतू मटेरियल यहां पे नहीं। जटिल शब्दों से, जटिल वाक्यों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपको दूसरों को समझाना है अपनी बात को। आप कहेंगे प्रोफेसर पढ़ रहे हैं सामने, उनको तो आता होगा, वो क्यों मगजमारी करेंगे, आप जटिल भाषा लिख देंगे। आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। निबंध क्यों लिखवाया जाता है, इस पर अगर मैं मुझसे कोई पूछे तो ये पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। निबंध क्यों लिखवाया जाता है? क्योंकि इस निबंध से आपके संपूर्ण व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। आप कितने धारा प्रवाह विचार रखने में सक्षम है, आपकी विचार रखने की क्षमता क्या है, वो समझ में आ जाती है। तो आप कठिन शब्दों का प्रयोग करके अपने विचार क्यों रखें? आपकी धारा प्रवाहिता तो प्रभावित होगी उससे, तो आप ऐसा कदापि ना करें। और इससे ये भी चेक किया जाता है, परीक्षण किया जाता है कि आप संक्षिप्त रूप में बातें रख सकते हैं कि नहीं। आप ऑफिसर बनेंगे, आपके पास बहुत सारे काम रहेंगे, मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ेगी, और इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कीमती कुछ है तो वो है समय। और उस समय को आप बचा सकते हैं किसी भी कार्य को संक्षिप्त तौर पर करके। किसी ने आपसे बात की तो आप उसको संक्षिप्त में सारा कुछ आपने बता दिया। आपके बॉस ने आपसे पूछा तो संक्षिप्तता के साथ आपने उसको बता दिया। किसी ने आपसे कोई प्रॉब्लम आपके सामने रखी तो आप तुरंत समझ गए और एक लाइन में बताया उसका सॉल्यूशन आपने। तो संक्षिप्तता इसका बहुत बड़ा गुण होता है। इसी कारण से सरल और संक्षिप्त भाषा का, क्लियर एंड कंसाइज, डीप थिंकिंग, है ना। और स्ट्रक्चर इसीलिए जरूरी होता है कि आप फालतू सामग्री न लिखें। इसीलिए रूपरेखा तैयार करने की बात की जाती है ना। और जितना भी ज्यादा आप एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण जितना ज्यादा आप देते हैं, उतना निबंध आपका रुचिकर हो जाता है। आप उदाहरण दीजिए खुद, आप उसको थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनाइए, है ना। आप एग्जाम्पल्स का यूज कीजिए, और ये एग्जाम्पल्स आपके निबंध को क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इंटरटेन करेंगे, पढ़ने वाले को समझने में मदद करेंगे। ये आप समझ लीजिए कि मतलब आप जब आप उदाहरणों का प्रयोग करते हैं तो अगला व्यक्ति उसको मजे के साथ पढ़ता है, और जब आप खालिस सिद्धांत लिख देते हैं तो बोर होने लगता है। आंकड़े जोड़िए, घटनाएं बताइए, है ना, प्रभावी बनाइए, आकर्षक बनाइए उसको। समझ रहे हैं? और जब निबंध को आप कई भागों में ऐसे बांट देते हैं, पैराग्राफ में अलग अलग लिखते हैं, यानी कि जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, निबंध का जो आप कह सकते हैं कि विभाजन है, वो विभाजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और विभाजन में मैंने बताया कि
एक विचार से दूसरे विचार में, एक से दूसरे विचार में आप पैरा टू पैरा शिफ्ट करते हैं, है ना, पैरा टू पैरा शिफ्ट करते हैं। तो एक पैराग्राफ में एक विचार और दूसरे पैराग्राफ में दूसरा विचार, तो एक विचार उसको पढ़ने में समझ में आ गया एग्जामिनर को, उसके बाद में आपके दूसरे विचार पर वो गया, और वो दोनों इंटरलिंक होने चाहिए, अंतर संबंधित होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, जिससे कि आपकी जो पूरी बात है वो समझ में आ जाए, है ना। और जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएं तो 2-3 बार आप जब भी निबंध लिखें, 1 घंटे का समय अगर निबंध लिखने का है, मैं भी आपको बताता हूं कितने मार्क्स किस लिए निर्धारित होते हैं इसमें। तो 1 घंटे का अगर समय है तो कम से कम 15 मिनट स्ट्रक्चर बनाने में खर्च करिए, 15 मिनट, और 2-3 बार स्ट्रक्चर को रिवीज करिए, देखिए उसको। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप टाइम पीरियड के अंदर लिखें। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी को टॉपिक दे दें तो वो 1-2-4 दिन में बैठ के तो बहुत कुछ सोच के लिख देगा, लेकिन ये जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, लिखने की ही नहीं, सोचने की स्पीड होनी चाहिए। आपके जो आंकड़े हैं, तथ्य हैं, विचार हैं, उनको व्यवस्थित करने की स्पीड आपकी होनी चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं काम, जो भी इसमें लिख रहे हैं, उसको लिखने की स्पीड तभी अच्छी होगी जब आप बार बार सोचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लगातार सोचते रहेंगे, तब। अचानक ये नहीं आ जाएगी, है ना। कोई भी निबंध आप प्रकृति पे लिख रहे हैं, साहित्य पे लिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे लिख रहे हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी पे, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे लिख रहे हैं, आप बाढ़, सूखा, भूकंप, नेचुरल हजार्ड्स पे लिख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं पे लिख रहे हैं, है ना, आप एक देश एक चुनाव, राजनीतिक मुद्दे पे किसी लिख रहे हैं, आप किन्हीं 2 देशों के बारे में संबंधों पर लिख रहे हैं, है ना, आप भारत की भू राजनीति पे लिख रहे हैं, किसी भी विषय पर लिख रहे हैं, तरीका यही होगा। थोड़ा सा समय मैं आपका और लूंगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत नंबर किस चीज के इसमें होते हैं। कोई भी निबंध जब आप लिखते हैं तो उसमें जो भी आप मटेरियल डालते हैं, जो भी आपकी विषय सामग्री होती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो भाषा होती है और जो आपकी लिखने की शैली होती है, राइटिंग पे स्टाइल जो होता है आपका तरीका, है ना, जो विषय सामग्री है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। 60% मार्क्स इस पे मिलते हैं, 20% के आसपास मार्क्स इस पे मिलते हैं, और 20% मार्क्स इसके होते हैं। बाकी जो राइटिंग होती है, राइटिंग के बारे में बस मैं इतना कहूँगा कि आपकी जो लेखनी है वो पठनीय होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, ये पठनीय होनी चाहिए। ये राइटिंग जब भी आप लिखें तो सामने वाला इसको पढ़ के समझ सके, है ना, साफ सुथरी होनी चाहिए। साफ सुथरी चीज़ें किसको नहीं पसंद है, तो साफ सुथरी होनी चाहिए। एक शब्द से दूसरे शब्द और एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति का ओवरलैपिंग मत कराइए। जैसे इतना गैप दे के लिखिए, आप गैप दे के लिखेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी एग्जामिनर को, और एग्जामिनर को जितनी आसानी होगी आपके ऐसे को, आपके आंसर्स को पढ़ने में, उसको समझने में, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। पढ़ने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, आप आर्टिकल्स पढ़िए, आप योजना पढ़िए, आप कुरुक्षेत्र पढ़िए, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, और उसका जिस्ट बनाने की कोशिश करिए। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सप्ताह में कम से कम, सप्ताह में कम से कम 1 से 2 निबंध आप लिखें, 1 से 2 निबंध आप लिखें। एक पूरा अगर लिख रहे हैं तो दूसरा आप स्ट्रक्चर बनाएं। और जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल्स का जो भी संपादकीय हैं, संपादकीय का आप जिस्ट बना के रख लें, आप उसको सिनॉप्स करके रख लें, है ना, सिनॉप्स करके उसको रख लें, क्योंकि वो सिनॉप्सिस आपके काम आने वाली है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 1000, 1500, 2000 शब्दों के आर्टिकल्स को 400-500 शब्दों में
अपनी भाषा में लिख सकते हैं तो आप निबंध लिख लेंगे और आप एक अच्छे पाठक भी हैं। आप किसी भी परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक अच्छे लिखने वाले व्यक्ति हैं और अगर ये काम आप नहीं कर पाते हैं तो ये हैबिट आपको डेवलप करनी होगी। तो ये क्लास में जो हमने बातें आपसे डिस्कस की, इस क्लास की बातों को आप समझने की कोशिश किए होंगे। जो बातें आपको नहीं समझ में आई या आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उनको हम आपसे चाहते हैं कि कमेंट में आप बताएं। और निबंध की तैयारी आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसमें निबंध हमने कराए हैं और उसमें निबंध हम कराते रहते हैं। तो उस बैच को ज्वाइन करके आप किसी भी आगामी परीक्षा के लिए निबंध तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।